अब रिफ्रैक्शन को हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी वजह से कुछ फिनोमेनाज होते हैं, जिसमें से एक फिनोमेना तो है सन का सनराइज और सनसेट पे थोड़ा सा इलिप्टिकल दिखना, या फिर एडवांस सनराइज और लेट सनसेट। हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वो गैसेस से मिलकर बना है, और गैसेस के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। तो लाइट जब स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो टेक्निकली लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो लाइट का रेयर से डेंस मीडियम में ट्रैवल करते टाइम पे जो बेंडिंग होती है, वो होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होने की वजह से लाइट जो एक्चुअल में इस पैथ पे चलनी थी, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो जो पर्सन सन को देख रहा है, या हम जो सन को देखते हैं, वो सन वहां होता ही नहीं है जहां हमें वो दिखाई दे रहा है। सन एक्चुअल में जब लाइट हमारी आंखों पे आ रही है, तो ये वाली रे आ रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि सन इस जगह पे। तो दिस इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। और ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पहले हमें सनराइज होना दिखाई दे जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट होता हुआ दिखता रहता है, मतलब सन स्काई में दिखता रहता है। तो हमारे सन लाइट की जो, या फिर डे लाइट की जो ड्यूरेशन होती है पूरे दिन भर में, वो 4 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाती है। 2 मिनट सनराइज के टाइम पे और 2 मिनट सनसेट के टाइम पे। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन आवर एटमॉस्फेयर इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बन जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.00029। तो बहुत ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, बट इतनी भी बेंडिंग बहुत है 2 मिनट्स का डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए। आसान सी बात है। तो दिस वाज दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ। एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम। अब जब भी किसी कंटेनर को पानी से भर दिया जाता है, तो कंटेनर को जब हम ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें उस कंटेनर का बॉटम उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा फिर से ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। होता क्या है? सपोज करो आपने एक वाटर का कंटेनर लिया, उसके बॉटम पे आपने एक कॉइन रख दिया। कॉइन वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप घर पे भी कर सकते हो। एक पानी का ग्लास लेके उसमें कॉइन डाल देना। पहले उसको खाली रखा आपने, पर जब पानी से भर दिया ना, तो आपको अब कॉइन जब देखना है, तो ऑब्वियसली आपको कॉइन से आने वाली लाइट को देखना है। तो ये आ रही है कॉइन से आने वाली लाइट। कॉइन से आने वाली लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो जब भी कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, सो वो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा कॉइन एक्चुअल में वहां नहीं पड़ा, थोड़ा सा ऊपर पड़ा है। तो जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ कंटेनर थी, मतलब जितना डीप वो कॉइन रखा हुआ है, कहां से? सरफेस से, वो कहलाती है रियल डेप्थ। और जहां पे हमें कॉइन दिखाई देता है, वो कहलाता है एपरेंट डेप्थ। आसान सी बात है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये डेरिवेशन तो नहीं है हम लोग की क्लास में, बट एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो किसी वाटर बॉडी की या किसी कंटेनर की रियल डेप्थ x है और उसकी एपरेंट डेप्थ y है, ठीक है? तो y अपॉन x हो जाता है n2 अपॉन n1। दिस एपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वर्सेस वाटर। ठीक है? नीचे वाला ना वाटर है, ऊपर वाला एयर है। इसको n1 बोल दो, इसको n2 बोल दो, और इसी के बेसिस पे हम लोग ये न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। सो a coin is placed at the bottom of the beaker filled with water up to the height of 10 centimeter. The refractive index of water with respect to air is 4/3. Find the apparent depth of the coin. देखो हमें क्या दे रखा है? The actual depth, जिसको कि हम लोग x बोलते हैं। तो x is equals to 10 सेंटीमीटर, हमें y निकालना है। ठीक है? हमें दे रखा है the refractive index of water with respect to refractive index of air. एक्चुअल में वाटर हमारा इस केस में फर्स्ट मीडियम है और एयर हमारा इस केस में सेकंड मीडियम है। सोचो क्यों? क्योंकि कॉइन से आने वाली जो रेज हैं वो वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर हमारा फर्स्ट मीडियम हुआ, एयर हमारी सेकंड मीडियम हुई। ठीक है? रिलेशन क्या था? y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। हमारे पास में n1 अपॉन n2 गिवन है। n1 अपॉन n2 कितना है? 4/3। तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा? 3/4। आसान सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला बना के दिया मैंने आप लोगों को, that y upon x is equals to n2 upon n1,
दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 का रेशियो हो गया 3/4 और x की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करा, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करा 5 टाइम्स, 5 3 are 15, 15/2 7.5 सेंटीमीटर। तो वाटर के केस में डायरेक्ट आप जो एक्चुअल डेप्थ है उसका 3/4 करोगे तो आपको एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। ये याद रखना, वाटर के केस में अगर आप एक्चुअल डेप्थ का 3/4 करोगे तो आपको एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी, बट ऑयल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ऑयल का केस हुआ तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला मीडियम है ऑयल, उसके लिए आप N2 यूज करोगे, और ऊपर वाले मीडियम एयर के लिए आप N1 यूज करोगे, और आपको N2/N1 की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इजी। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन।